दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर अगर आपको लगता है कि आप गलती से इस वीडियो पर क्लिक करके आ गए हैं, तो भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको इंश्योरेंस के रिलेशन में इतने ज़्यादा सवालों के जवाब मिलेंगे, जो सवाल शायद आपके भी रहे हों, पर अभी तक आपको उन सवालों का जवाब ना मिला हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सौरभ कुमार गोयल, बीएफएसआई ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस में स्वागत करता हूं। तो जल्दी से बिना आपका समय नष्ट किए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझने से पहले ये बेहद जरूरी है कि हम ये समझ लें कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स कंपनियों के किस काम आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस के इन प्रिंसिपल्स की मदद से कंपनियां ये तय कर पाती हैं कि किसी को इंश्योरेंस की पॉलिसी दें या ना दें। दूसरी बात ये कि अगर क्लेम आ जाए तो वो क्लेम को एक्सेप्ट करें, क्लेम को सेटल करें या ना करें, और करें भी तो कितना क्लेम सेटल करें, ये भी तय करने में मदद करती हैं। ये सिद्धांत इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ये भी तय करने में मदद करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक की जगह कई लोगों से बीमा कराया है, तो फिर वो सभी कंपनियां मिलकर के क्लेम को सेटल करेंगी या फिर एक ही कंपनी से वो क्लेम लिया जा सकता है। ये सारी बातें ये इंश्योरेंस के सिद्धांतों के आधार पर ही कंपनियां तय करती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय नष्ट किए हुए बहुत तेजी के साथ पहला सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं। और पहला सिद्धांत होता है द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस का सबसे पहला सिद्धांत होता है द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसे कहा जाता है परम सद्भाव का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ स्टेट्स both the parties to the contract must disclose all the material facts relating to the subject matter of insurance। अर्थात बीमा के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दोनों पक्षों को बीमा की विषय वस्तु के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूरा खुलासा कर देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य होते क्या हैं जिनका खुलासा किया जाना चाहिए। अब अलग अलग इंश्योरेंस में ये महत्वपूर्ण तथ्य अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो कौन कौन से होंगे? मेरी एज कितनी है, मेरे को कोई पहले ऐसी बीमारी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ को खतरा चल रहा है, मेरे परिवार में कोई ऐसी आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है जो आज तो मुझ में नहीं है लेकिन आगे आने की संभावना है। इसके अलावा मेरी हैबिट्स क्या है, शराब पीना, सिगरेट पीना, जिससे मेरा रिस्क बढ़ रहा है। तो वो सारे तथ्य जिससे मेरे रिस्क बढ़ने की संभावना, मेरे मरने की संभावना बढ़ती है, जिससे वो सभी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य हो गए दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फायर इंश्योरेंस की, तो फायर इंश्योरेंस के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे? फायर इंश्योरेंस के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य होगा कि वो लोकेशन, वो सिचुएशन क्या है जहां पर की वो बिल्डिंग है जिसका बीमा फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत कराया जा रहा है, उसके अंतर्गत क्या सामान रखा जाता है, उसे किस किस लिए यूज किया जाता है। इस तरीके के सारे तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों, जो कि उस बिल्डिंग के लिए फायर के रिस्क को बढ़ाते हैं। सो आई होप सबकी बातें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हुआ? हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य हुआ एज, और उसको पहले से कोई बीमारी है या नहीं है। ये सब चीजें हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य हुई। मोटर इंश्योरेंस के मामले में कि कितनी गाड़ी चली हुई है, कितने साल पुरानी है, कब कब गाड़ी ली गई थी, ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। सो आई होप ये बातें सबकी समझ में आ गई होंगी कि किन तथ्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, किन तथ्यों का डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर, ये कहाँ खुलासा करना चाहिए। मैं बता दूं दोस्तों कि कहाँ खुलासा करना चाहिए। चाहे पहली बात तो ये याद रखिए कि चाहे इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा है या नहीं पूछा है, उसे खुलासा करना ही करना है जो बीमा लेने आया है। दूसरी बात यह कि कहां पे खुलासा करे, जब वो प्रस्ताव पत्र भरता है तो उस प्रस्ताव पत्र में उससे रिस्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर देके इन सारे तथ्यों का सही आंसर दे करके इन सारे तथ्यों का खुलासा करना होता है दोस्तों। अब सवाल ये उठती है कि कब तक मैं अपने बारे में सारे तथ्यों का खुलासा करूं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि जब तक पॉलिसी इशू नहीं हो रही तब तक मैं खुलासा कर सकता हूं। जिस दिन तक पॉलिसी इशू नहीं हुई है उस दिन तक मुझे जो जो बीमारियां हैं, जो जो मेरे रिस्क को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, वो सारे बताने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ भी होता है तो वो बताने की जरूरत नहीं है। एक बार पॉलिसी इशू हो गई, उसके बाद जो जो हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आगे जो होगा वो एक रिस्क है और उस रिस्क को कंपनी ने कवर कर रखा है। तो इसी का तो रिस्क कवर मिला है कि आगे कुछ घटित होगा तो हम क्लेम देंगे तुम्हारे यहाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात तय समझ लीजिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना होगा अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी अभी समझा है कि हमें सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा बीमा लेते समय करना होता है,
तो अगर मैं मान लीजिए इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करता हूं, यानी कि मैं अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन करता हूं, उल्लंघन करता हूं, तो इसे कहा जाएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जब वायलेशन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज नोन एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कंपनी के विश्वास के साथ हमने खिलवाड़ किया, करेक्ट, विश्वास भंग हो गया कंपनी का, इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि वायलेशन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज नोन एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब अगर किसी ने ब्रीच किया तो किस तरीके से कर सकता है? 3 तरीके से कर सकता है सर। एक, मिस रिप्रेजेंटेशन, पहला तरीका होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी बताया तो कंपनी को लेकिन गलत सलत बताया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, सिगरेट मान लीजिए हम रेगुलर पीते हैं, लेकिन कंपनी को बताया क्या कि कभी कभार ऑकेजनली पी लेते हैं। शराब हम रेगुलर पीते हैं, लेकिन कंपनी को बताया क्या कि कभी कभार ऑकेजनली पी लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कंपनी को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी गलत बयानी कर रहे हैं। अब ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 प्रकार का हो सकता है सर। एक, मिस रिप्रेजेंट हम जो करते हैं वो इंटेंशनली, यानी इरादतन कर सकते हैं, जानबूझ करके कंपनी को धोखा देने के लिए। तो अगर हम इरादतन कर रहे हैं, जानबूझ करके कंपनी को गलत बयानी कर रहे हैं, कंपनी को गलत चीजें बता रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कंपनी के साथ फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी। ये भी हो सकता है कि हमने मिस रिप्रेजेंटेशन अज्ञानतावश किया हो, अज्ञानतावश मतलब कि गैर इरादतन किया हो। तो दूसरा तरीका होता है मिस रिप्रेजेंटेशन का गैर इरादतन मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कह सकते हैं कि आप अनइंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी गैर इरादतन गलत बयानी। तो गैर इरादतन गलत बयानी कैसे होती है? मान लीजिए कोई चीज मुझे खुद गलत पता है, मैंने वही गलत चीज कंपनी को बता दी, तो इसको बोलते हैं गैर इरादतन या इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में कह सकते हैं आपकी जो है गैर इरादतन गलत बयानी, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका जिसके थ्रू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, उसे बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि अप्रकटीकरण, यानी कंपनी को मैंने कुछ बताया ही नहीं, नॉन डिस्क्लोजर, कुछ बताया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दूसरा तरीका है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसे माना जाएगा दोस्तों? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक तो माना गया गलत बयानी को, दूसरा माना गया नॉन डिस्क्लोजर को यानी अप्रकटीकरण को, तीसरा तरीका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसको माना जाएगा? धोखाधड़ी को। धोखाधड़ी का मतलब होता है कंपनी को हमने गलत सलत डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए, मतलब कि डॉक्यूमेंट तो सही के ऊपर हमने कुछ फोर्जरी कर दी। फोर्जरी का मतलब है कि उसमें साइन में चेंज कराई या डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई। तो अगर हम कोई मतलब उसमें ना मॉडिफिकेशन कराते हैं किसी डॉक्यूमेंट में का फैब्रिकेशन करते हैं, उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करा के वो कंपनी के पास डॉक्यूमेंट जमा करते हैं जाकर के अपने सत्य को साबित करने के लिए, तो इसको बोलते हैं धोखाधड़ी की जा रही कंपनी के साथ में। और इसकी जो धोखाधड़ी की डेफिनेशन जो है वो दी गई है सेक्शन 45 के दूसरे नंबर के उपवन में, और वो भी 2015 में जब उसे अमेंड कर दिया गया, तो वहां पे धोखाधड़ी की डेफिनेशन को स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब मानेगी कंपनी, यानी कंपनी के विश्वास के साथ भंग, विश्वास के साथ खेला है आपने, वो तब मानेगी जब अगर आप गलत बयानी करेंगे, या फिर आप अप्रकटीकरण यानी नॉन डिस्क्लोजर करेंगे, या फिर आप फ्रॉड करेंगे। 3 तरीके याद रखिए, इंग्लिश में कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोजर और फ्रॉड। 3 तरीके में से कुछ भी किया होगा आपने, तो आपको क्या माना जाएगा कि आपने कंपनी के साथ जो विश्वास है वो भंग कर दिया, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर हुआ है कंपनी के साथ में, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे? तो अगर किसी कंपनी के साथ आपने गलत बयानी की, या फिर आपने नॉन डिस्क्लोजर किया, या फिर आपने फ्रॉड करके किसी तरीके से पॉलिसी हासिल कर ली, तो आगे चल के अगर कंपनी को पता लगता है कि भैया आपने फ्रॉड किया था, कंपनी के साथ नॉन डिस्क्लोजर किया, या फिर आपने फ्रॉड किया, या फिर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करके पॉलिसी ले ली है, तो कंपनी आपकी पॉलिसी को पहले तो करेगी नल एंड वॉइड। और नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि पॉलिसी शुरू से ही शून्य है, जीरो है, यानी जब पॉलिसी शुरू से ही जीरो है तो फिर कोई क्लेम नहीं बनेगा उसमें। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले तो होगा जो कॉन्सिक्वेंसेस है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, यानी कि अगर आपने अटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट किया, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया अगर कंपनी के साथ में, तो याद रखिए कि आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी कंपनी। अगर आगे पाती है कंपनी कि आपने प्रॉपरली खुलासा नहीं किया था सब चीजों का, तो आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड होगी। और साथ ही साथ क्लेम तो देगी ही नहीं कंपनी, क्लेम देने का तो सवाल ही नहीं है। अगर कंपनी पा गई कि आपने वॉयलेट किया था अटमोस्ट गुड फेथ को, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया कंपनी के साथ, तो फिर कंपनी क्लेम तो देगी ही नहीं। नल एंड वॉइड किया आपके कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले, फिर उसके बाद क्लेम नहीं मिलेगा आपको,
तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि कंपनी के पास राइट होता है कि आपने जो प्रीमियम जमा किए हैं वो भी जब्त कर ले, यानी कि ऑल द पेड प्रीमियम्स विल बी फॉरफिटेड फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी। सो उम्मीद करता हूं कि परम सद्भाव के सिद्धांत यानी अटमोस्ट गुड फेथ के जो प्रिंसिपल के बारे में जो बातें मैंने बताई हैं आपको, वो आपको काम आएंगी और आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आज मैं यहीं रोक रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसका नाम रख रहा हूं मैं अपने अपने चैनल जो सौरभ जी सॉल्यूशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। इस प्लेलिस्ट का नाम ही मैं रख रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट में जो जो वीडियोस आएंगे वो सबके सब यही इसके सारे सिद्धांतों को बताएंगे आपको। तो इस वीडियोस को लगातार आप देखते रहें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।